जो इसमें खर्चा करेगी वो 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी। लेख 2025 में आयोजित होने वाले भारतीय अफ्रीकी समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? मुगल बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह को गुरु के समान मनसब दिया था, तो इसको जो मनसब दिया था वो दिया था बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के पुत्र थे। आपको पता होगा कि औरंगजेब के टाइम में जो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हमेशा, तो औरंगजेब के पुत्र थे। तो औरंगजेब के पुत्र ने जो ये क्या कहते हैं, ये थे बहादुर शाह प्रथम थे, वो क्या कहते हैं इनसे मतलब इनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए गुरु गोविंद सिंह को क्या करते थे, गुरु के समान क्या देते थे, मनसब देते थे, मतलब उनको जो गुरु के समान वो देते थे, है ना। मनसब क्या होता था, सैलरी टाइप की बोल सकते हो आप लोग, है ना। और जो ये बहादुर शाह थे ना, याद रखना, शाह ए बेखबर, याद रखना, पूछता है कि किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? जहांदार शाह, इसको कहा जाता था लंपट मूर्ख, इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। बाकी मोहम्मद शाह रंगीला के लिए तो एक पॉइंट आप याद रखना कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसके शासनकाल में मुगल वंश का सबसे तेजी से पतन हुआ था। भाई पूछता है कि मुगल वंश का सबसे तेजी से पतन किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। देखो नाम ही के साथ रंगीला इसका नाम थोड़ा ना था, वो तो नाम के साथ जो है उसकी उपाधि पड़ दी, बस मतलब ऐसो आराम में रहता था इसलिए रंगीला पड़ गया नाम। क्या कहते हैं उसको, राजपाट से कोई वो नहीं था, आपके ऐस आराम करता था तो इसीलिए उसका नाम रंगीला पड़ गया। आलमगीर द्वितीय के लिए एक पॉइंट याद रखना, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अहमद शाह अब्दाली का जो सबसे भयानक जो आक्रमण हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था दिल्ली पर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था वैसे तो टोटल, पर 7 बार होता कहीं कहीं लिखा हुआ, तो पंजाब में ही किए थे ज़्यादा। पंजाब वाले बोलते थे कहावत कि जो खाया पिया वही अपना, बाकी तो सब अब्दाली ले गया, है ना। पंजाब के लोग ऐसी कहावत भी बोलते थे कई बार। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भाई पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है ना, गुजरात में है ये गुजरात का जो शुष्क प्रदेश है, कच्छ के रण के आसपास पड़ता है, तो वहां पे ये है। कौन सा कथन सही है इनमें से? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे या नहीं? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दूसरे ही गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। देखो क्या हुआ था कि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो भारत के आज़ादी के समय जो है, जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर उसके बाद वो अंग्रेज ब्रिटेन चले जाते हैं, वो अपना राजपाट यहाँ मतलब अपना वो छोड़ देते हैं यहाँ से पद, और अपना पद जो इन्हें थमा देते हैं। तो जो सी राजगोपालाचारी होते हैं, आप ये बोल सकते हो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय नहीं बना था कोई इससे पहले, लेकिन अगर ये बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और दूसरे बने थे सी राजगोपालाचारी। तो इसी तरीके से सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये याद रखना। और प्रथम बोलेगा तो प्रथम कौन होंगे? हाँ, प्रथम होंगे माउंटबेटन। और लेकिन अगर यहाँ पे जो है क्या बोल देगा, भारतीय बोल देगा, तो भारतीय बोल देगा तब ये सी राजगोपालाचारी क्या थे? प्रथम थे, अगर भारतीय बोल देगा, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे, ये बिल्कुल सही है। जो जे बी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के थे, ये भी सही है भाई। जो क्लेमेंट एटली थे वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए क्या की थी? घोषणा की थी। तो तीनों क्या सही है क्या इसके? हाँ बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो अंतरिम सरकार, भाई 1946 में जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल थे ना, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, डी इसका सही आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? है अग्नि, बिल्कुल सही कहा। वैदिक काल में जो है
जो वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र के बाद दूसरे सबसे प्रमुख देवता किसको माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। ठीक है, देखो किस संवैधानिक संशोधन के तहत न्यायिक व्याख्या करते हुए मुआवजा शब्द के स्थान पर रकम शब्द का प्रयोग किया गया? चलो भाई सबको ही देखो जरा, 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है भाई? देखो, राज्यों के पुनर्गठन। ठीक है भाई, पुनर्गठन आप लोगों ने फजल अली आयोग के बारे में भी सुना होगा, है ना? तो राज्यों के लिए जो पुनर्गठन किया गया था भाषाई आधार पर 1956 में, देखो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो तो आंध्र प्रदेश बना था, है ना? कब बना था? 1953 में बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हर राज्य में जो ये मांग उठने लगी, और फिर उसके बाद जो फजल अली आयोग बनाया, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और फिर उस अपनी रिपोर्ट के बाद जो 1956 में एक अधिनियम पारित किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया जा सकता है? पुनर्गठन किया जा सकता है। वो 7वां संवैधानिक संशोधन था। ठीक है, ये पूछेगा इस तरीके से। 8वां संवैधानिक संशोधन क्या था? ये SC, ST तथा आंग्ल भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व है इसको 10 वर्षों के लिए क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। देखो क्या था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो उस समय हमारे संविधान में क्या किया गया था कि जो ST, SC और OBC है, ST, SC और एंग्लो इंडियन है, इनको क्या किया था कि इनको 10 वर्ष के लिए ही लाया गया था। क्या कहा गया था कि भाई 10 वर्ष के लिए आरक्षण रहेगा, मतलब जो आपका संसद में रहेगा सीटें होगी, 10% जो आरक्षण रहेगा ST, SC और एंग्लो इंडियन का, वो केवल 10 साल के लिए रहेगा। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 1960 तक वो लागू होना था। 8वां संवैधानिक संशोधन जो है पहली बार लाया गया था, मतलब पहली बार, मतलब ST, SC के लिए जो मतलब आरक्षण को बढ़ाया गया था 10 साल के लिए, 60 से 70 किया गया था, तो उसी के लिए लाया गया था, है ना? बाकी 25वां संवैधानिक संशोधन जो था वो था भाई ये, जैसे मुआवजा शब्द क्या होता है कि रोड वगैरह कट रही है कहीं, या कहीं सरकार अपना किसी की जमीन पर काम करना चाहता है और सरकार क्या कर रही है, उसके बदले उसको जो है पैसा दे रही है, तो उसको क्या बोलते थे कि भाई मुआवजा, आपको मुआवजा मिल गया। क्या किया था 25वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1971 में क्या किया गया था, जो मुआवजा शब्द है, अब जो अगर किसी को क्लेम मिलता है कहीं पे भी, तो वहां पे मुआवजा नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा रकम मिलेगी। चलो खैर, 35वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? जैसे सिक्किम है ना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां। कब बना था? 1975 में। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत बना था? 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत बना था सिक्किम भारत का 22वां राज्य। तो 35वां संवैधानिक संशोधन जो उसी से संबंधित था कि कहा गया कि भाई 35वां संवैधानिक संशोधन लाया गया कि सिक्किम को जो है भारत में शामिल करना है, केवल ये करने के लिए कि आप पहले भारत का एक को स्टेट बन जाओ, सह राज्य। जैसा अभी क्या है कि जो तिब्बत है वो चाइना का को स्टेट है, और तिब्बत चाहे तो कभी भी चाइना से अलग हो सकता है। को स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट जो है टूट के अलग भी जा सकता है। ऐसे ही क्या है कि जैसे क्या कहते हैं, असम के कुछ क्षेत्र वहाँ पे एक बार राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि तुम्हें को स्टेट बना देंगे। क्यों बना देंगे भाई को स्टेट? वो टूट के फिर अलग चले जाएंगे, देश को छोड़ के भी जा सकता है। तो इसको को स्टेट बनाया गया था कि सिक्किम जो इससे पहले तिब्बत का चाइना का हिस्सा था, तो अगर आप भारत में मिल रहे हो तो आपको को स्टेट बना देते हैं, और आप जो है क्या कर सकते हैं कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल देख लो, और फिर आप जब भी बोलते हो कि ठीक है हमें भारत में शामिल कर दो, तुम्हें पूर्णतः भारत का राज्य बना दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है मतलब आर्टिकल जो है 2A बनाया गया था, और 2A बनाया गया था, और सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया था? एक सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य आप को स्टेट बोल सकते हो। और फिर जो 1 साल के बाद सिक्किम ने बोला भाई हमें भारत में शामिल कर दो, भारत में शामिल कर दिया 1975 में। फिर आपका कौन सा लाया? 36वां संवैधानिक संशोधन लाया, और अनुच्छेद 2A को खत्म करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दे दिया, 22वां राज्य बना दिया। और उस समय भारत का ये सिक्किम को जो है को स्टेट बनाने के लिए लाया था। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर क्या है? C, रकम शब्द। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता कहलाता है, ये तो शायद लगा ही दिया होगा सबने। क्या होना चाहिए? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब एक हिसाब से ये है आपका कि इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट की लोकेटर मतलब लोकेशन बताने वाला है। तो लोकेशन बताने वाला मतलब पता बताने वाला, तो यही है। होम पेज क्या होता है? होम पेज होता है कि जो मतलब मेन पेज होता है आपका वेबसाइट का, है ना, वो होम पेज कहलाता है। और HTML क्या होता है भाई? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब
किसी भी अगर हम लैंग्वेज कोई भी चीज़ बनानी हो तो एक बनाने का एक हिसाब से, लैंग्वेज बनाने का एक फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला एक हिसाब से, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ के रखते हैं तो आगे के लिए आसान हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भाषाओं का कौन सा ऐसा समूह है जो भारत के मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित थी? भाषाओं का कौन सा क्या कहते हैं समूह है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित थी? भाई एक चीज देखना कि जब हमारा संविधान लागू हुआ ना, तो हमारा संविधान लागू हुआ, तो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी कितनी है? 22 भाषाएं। एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 21वां 1967 में, एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 71वां 1970 कब हुआ था? 92 में, एक हुआ था आपका 92वां संवैधानिक संशोधन, ये हुआ था 2003 में हुआ था, ये 2003 में। तो क्या हुआ था कि इसके तहत जो है 3 भाषाएं, इसके तहत जो है एक भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, यानी कि 15वीं भाषा हुई थी कौन सी? सिंधी। सिंधी 15वीं भाषा हुई थी। फिर इसके तहत जो है कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषाओं को। इसमें आता था आपका मणिपुरी, क्या कहते हैं, नेपाली और आपका कोंकणी, है ना, कोंकणी। बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पे है, दूसरे दूसरे छोर पे। यह कोंकणी भाषा इधर चलती है ना, मणिपुरी आपकी इधर चलती है और नेपाली आपकी इधर चलती है। इन तीनों को जोड़ा गया और इसके तहत जो है फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें जो 4 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये टोटल जो है कितनी होगी आपकी? 14 और 4 18, 19, 20, 21 और 1 22। अब इनमें से कौन सी, देखो क्या कह रहा है, इनमें से ऐसा समूह जो भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित थी, सारी के सारी जो वर्णित थी, तो देखो कश्मीरी थी, हिंदी भी थी, संस्कृत भी थी, गुजराती भी थी, लेकिन कोंकणी बाद में जोड़ी गई किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 71 में। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। हिंदी थी, पंजाबी भी थी, मराठी भी थी, मलयालम भी थी और कन्नड़ भी थी, ये पहले से थी सबके सब, 14 भाषाओं में थी। तमिल भी थी, तेलुगु थी, उड़िया थी, असमिया भी थी और उर्दू भी थी, ये भी पहले से थी 14 भाषाओं में। तेलुगु थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, बंगाली थी, मैथिली को बाद में जोड़ा गया। तो इसका मतलब इन दोनों की सारी के सारी भाषाएं, तो 2 और 3 सही है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, क्या है? अनुच्छेद और उनसे संबंधित विशेष उपबंध के लिए मिलान कीजिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है भाई, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है, कभी 1 लाइनर के लिए और कभी कथन निष्कर्ष के लिए और कभी ऐसे मिलान करने के लिए, ऐसे ही पूछते हैं इस प्रश्न को। और ये छोटे से लेकर बड़े IAS PCS तक के पेपर में आ जाता है प्रश्न। जैसे राज्यों के लिए विशेष उपबंध नहीं होते, जैसा हमारे पास इससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध था, है ना, ऐसे ही था। इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, एक लाइन बता रहा हूँ, ठीक है, वहीं से आपके सारे कवर हो जाएंगे। ये आपको क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला, नाम आपको सिमी, आलू, गोभी दिया। ठीक है भाई, नाम आपको सिमी, आलू, गोभी दिया, ये सारे के सारे आर्टिकल 71 के अंदर है। अब देखो, नागालैंड, ए से असम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, आप से फिर आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, को से कुछ नहीं है, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ग से गोवा, ये राज्य है। अब देखो ये सारे के सारे आर्टिकल 371 के लिए है, आर्टिकल 371 के लिए है। ये है आपका 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F,
371 जी और 371 एच और 371 आई, गोवा आई पे आता है। अब देखो हो गया काम, ठीक है ना। नाम आपको सीमी आलू गोभी दिया, बस इतना याद रखना, सब खत्म। अब देखो जरा अनुच्छेद 371 जी, देखो भाई जी पे क्या है, मिजोरम, ये आ गया आपका मिजोरम यहाँ पे। बी 371 बी पे आपका क्या है, असम, बी पे असम, ये देखो आपका ये आ गया यहाँ पे। 371 एफ पे सिक्किम, एफ पे सिक्किम, ये देखो सिक्किम आ गया। 371 आई गोवा, ये देखो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अगला देखो भाई, 1 मिनट तो तब फोटो ही खींच लेते हैं और क्या, हो गया। चलो किसने किसने तो लिख ही दिया होगा, टेप देना किसी से, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो करो फिर, किसी का फोन आ रहा है यहाँ। चलो भाई बढ़े हैं आगे। चलो फोटो खींच लिया उन्होंने, उनसे इससे ले लेना भाई जिनका नहीं हुआ पूरा। देखो निम्नलिखित में किसने हिंदू विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। देखो भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में, याद रखना बहुत जबरदस्त प्रश्न आता है। जैसा हमारे पास नहीं आता कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक बोल देगा या फिर राजा राम मोहन राय बोल देगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ऐसे ही यहाँ पे भी आता है, किसके प्रयासों से, मतलब हिंदू विधवा विवाह को मान्यता मिली थी, या किसने हिंदू विधवा विवाह को मान्यता दिलाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए थे, तो वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक तो लिखी थी, लेकिन इसको जो है हिंदू विधवा विवाह को इन्होंने क्या दिलाई थी, मान्यता दिलाई थी। बड़ा जबरदस्त चीज है भाई, ठीक है। मंडल आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। सबसे पहली बात कि ये मंडल आयोग किससे संबंधित है, ओबीसी। मंडल आयोग किससे संबंधित है, ओबीसी। इन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की थी, ठीक है ना। और ये किया था मोरारजी देसाई के समय 1978 में लाया गया था मंडल आयोग, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। मंडल आयोग कब लाया था, 1978। कितने परसेंट आरक्षण की बात की थी इसने, 27%। और मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो ओबीसी, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित, ओबीसी का आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है भाई, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखना, ये पूछेगा। बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में है ना ब्रुसेल्स। तो इतना बहुत है इसके लिए। आगे देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है भाई। चलो देखो जरा इसको भी। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखो क्या है कि जैसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं ऐसे करके, तो इसके इधर है, भारत यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे है, तो जो देशांतर रेखाएं आएगी वो दोनों के दोनों इससे 0 डिग्री से दोनों के दोनों इधर पूर्व में आएगी। इधर को पूर्व होता है ना, तो दोनों के दोनों जगह पूर्व पूर्व आएगा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा ये ऐसे में गुजरती है, और भारत जो है उत्तर में आएगा, है ना, ये है आपका, है ना, इधर आएगा तो उत्तर में आएगा दोनों के दोनों ही। तो यहाँ पे देखो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उत्तरी अक्षांश होना चाहिए था, उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये भी सही बोल रहा है, ये लंबाई है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, उसका नाम क्या है, किबिथू,
कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो का है गुहार मोती है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। तो किबीथू से गुहार मोती तक जो भारत की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर, वो 2933 किलोमीटर है। और सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक जो लंबाई है भारत की, वो 32 से 14 किलोमीटर है ना, कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये मुख्य भूमि में बोल रहा है ना, इंदिरा पॉइंट तो आपका अंडमान निकोबार में, मुख्य भूमि में बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, पहला और तीसरा सही है भाई, तो बी आपका सही आंसर है। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है? भाई आप लोग देखो, जो क्या कहते हैं आर्टिकल 19 है ना, इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की रीढ़। भारतीय संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को। और भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को, है ना। तो अब इसमें क्या है कि एक एक आप देखोगे, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट आता है, 19 का सेकंड आता है, 19 का थर्ड आता है, लिखे हुए यहाँ पे है ना। 19 के फर्स्ट में क्या है भाई, कोई बताइए मुझे, है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। मतलब इसमें जो है आपका ये बोल सकते हो आप लोग कि बोलने की स्वतंत्रता है। सेकंड में क्या है? नहीं, सभा करने की स्वतंत्रता है। 3 में क्या है? संगठन या फिर आप बोल सकते हो क्या, सोसाइटी बनाने की क्या है, मतलब आजादी है। और 4 में क्या हो जाएगा आपका, है? 4 में क्या हो जाएगा? संचरण का मतलब होता है कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। और 5 में है किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 6 में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, है? 5 में लिखा हुआ है निवास करने की स्वतंत्रता। और यही आंसर है। क्या बोला? भारतीय नागरिकों के अनुच्छेद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, तो 19 के 5 में। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। अच्छा, राज्यों के तटीय सीमा के अनुसार बड़े से छोटा सही क्रम कौन सा होगा? बड़े से छोटा क्रम, अब देखो ये बीच का दे देता है भाई क्रम लगाने के लिए, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अब देखो जो तटीय सीमा मतलब समुद्र के किनारे वाले जो राज्य है भारत के, छोटा सा नक्शा बना देते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, ये इंडिया का मैप बनाया हमने छोटा सा। ये यहाँ पे गुजरात है नंबर 1, समुद्री सीमा के मामले में सबसे बड़ा राज्य गुजरात। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। 3 हो गए टॉप के। इसके बाद ही कंफ्यूजन बढ़ता है। चौथे नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पे आएगा केरल, 6 नंबर पे आएगा आपके पास उड़ीसा, 7 नंबर पे आएगा आपके पास, 7 नंबर पे आएगा क्या आएगा भाई उड़ीसा के बाद? ये यहाँ पे क्या बचा? कर्नाटक, 7 नंबर पे कर्नाटक। और 8 नंबर पे आएगा पश्चिमी बंगाल, और 9 नंबर पे आएगा यहाँ पे गोवा 9 नंबर पे। अब देखो वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा? देखो केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक। भाई केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल लास्ट में जाना चाहिए था। लास्ट में पश्चिम बंगाल या तो इनमें या इनमें, है ना। गोवा तो है ही नहीं दिया, सबसे लास्ट तो गोवा ही होना चाहिए था, पर गोवा है ही नहीं, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे पश्चिमी बंगाल से बड़ा आपका कर्नाटक है। दोनों में ही कर्नाटक सेम है। कर्नाटक से बड़ा आपका जो है केरल या उड़ीसा? केरल है ना, सॉरी उससे भी बड़ा उड़ीसा है। उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा से बड़ा क्या होता है? केरल। तो ये है भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ा आपका क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश के बाद है आपका तमिलनाडु के बाद है महाराष्ट्र के बाद है केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिमी बंगाल और फिर गोवा। ठीक है ना, तो आपका आंसर सी है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? भाई जो जाकिर हुसैन है ना, नहीं, आर वेंकट रमन जो है इंदिरा गांधी के टाइम में
जब इंदिरा गांधी जो है की सरकार आई थी दूसरी बार 1980 में, तो 1980 में इंदिरा गांधी के टाइम में जो है ये क्या कहते हैं लोकसभा में थे, और लोकसभा में पहले तो इनको क्या कहता है गृह मंत्री बनाया गया था, पहले तो वित्त मंत्री बनाया गया था और बाद में गृह मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, दोनों ही। और किसके टाइम में? इंदिरा गांधी के टाइम में 1980 में बने थे ये, उसके बाद तक लेट तक रहे वो, लेकिन 1980 में बने थे। तो राष्ट्रपति जो पूर्व में गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो वो कौन थे? आर वेंकटरमन थे भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो खास चीज है, ऐसे प्रश्न जो बहुत पूछे जा रहे हैं योजना वाले। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, बिल्कुल सही है, 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसका उद्देश्य मैदानी इलाकों में 500 से अधिक और पहाड़ी तथा दुर्गम इलाकों में 250 से अधिक आबादी वाले व्यक्तियों को सभी मौसम में सड़क संपर्क मुहैया कराना है। बिल्कुल सही करा, मैदानी इलाकों में 500 और जो पहाड़ी इलाके होंगे या दुर्गम इलाके होंगे वहां पे 250 लोगों की आबादी होनी चाहिए, ऐसे गांव की आबादी होनी चाहिए। तो उन वहां पे जो है सभी मौसम में सड़क मुहैया, जैसे मतलब बरसात में सड़क टूट जाती है ना, तो ऐसी सड़कें बनानी जो बरसात में भी ना टूटे, ऐसी कनेक्टिविटी रखनी है, ये है इसका उद्देश्य। सन 2000 में केंद्र सरकार का 100% योगदान रहता था, ये भी सही है। 2000 में तो केंद्र सरकार का 100% योगदान रहता था, लेकिन अब 2015 से देखोगे आप लोग तो 2015 के बाद क्या किया गया है कि जो केंद्र सरकार है उसकी 60% भागीदारी रहती है और राज्य सरकार की 40% भागीदारी। मतलब जो इसमें खर्चा करेगी वो 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी। लेकिन अगर आपके जो है विशेष राज्य होंगे, जैसे उत्तराखंड विशेष राज्य है ना, विशेष राज्य का दर्जा जिसको होगा मिला, विशेष राज्य के मामले में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार जो है 10%। अमलाचंद घोष और DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। देखो अमलाचंद घोष और DP अग्रवाल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है सोथी सभ्यता से। ये जो सोथी सभ्यता है ना, ये राजस्थान की सभ्यता थी, जो मतलब राजस्थान और क्या कहते हैं राजस्थान हुआ, राजस्थान से जो लगा हुआ क्षेत्र आपका जैसे पंजाब है और आपका हरियाणा है, उन क्षेत्रों तक फैली थी, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान में थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं और DP अग्रवाल और अमलाचंद घोष ने ही इसकी खोज की है सोती सभ्यता की। पूछता है कि सोती सभ्यता की खोज किसने की थी, तो DP अग्रवाल और अमलाचंद घोष ने की थी। इन्होंने इनको क्या कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। बाकी अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बोलते हैं। लेकिन कुछ विद्वान चीन को भी बोल देते हैं, लेकिन चीन के कोई ऐसे व्यापारिक साक्ष्य नहीं मिलते जो सिंधु घाटी सभ्यता में और चीन में एक जैसे उनकी सभ्यता में। तो इसलिए जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। लेकिन सोती सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, लेकिन कहा किसने? अमलाचंद घोष और DP अग्रवाल ने। हाल ही में किस राज्य ने गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है, मतलब उत्तराखंड गंगा नदी के लिए जो है जैसे घाट वगैरह है वो बनाए जाएंगे। ये गंगा नदी के लिए भी किया गया और यही प्रश्न जो आपका जो है शारदा नदी या काली नदी के लिए भी आ सकता है। काली नदी के लिए भी उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए किया, दोनों के लिए ध्यान रखना। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहते हैं। किसी को है कार्यकाल पता अलाउद्दीन खिलजी का? है भाई, 1296 से 1316 तक इनका कार्यकाल था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये स्वयं को जो सिकंदर की जैसी नीतियां थी ना दुनिया पर राज करने वाली, ऐसी नीतियां ये भी बनाता था। तो कह रहा था कि मैं सिकंदर की तरह चलता हूं, तो इसीलिए अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना। अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले भारतीय अफ्रीकी समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? एकेमी। एकेमी लिख देगा, कहीं कहीं पे एकीमे भी लिख देता हूँ, वो इंग्लिश में स्पेलिंग के से जो है थोड़ा फर्क आ जाता है। तो एकेमी या एकीमी होगा इसका। और ये इसमें ना ये ध्यान रखना कि पहली बात ये कहाँ होना है? हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर में होना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो अफ्रीका है, अफ्रीका के इसमें जो है 10 देश जो है शामिल होंगे। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें कि ये कब होगा, इसका समय क्या है? तो इसका समय है 13 अप्रैल। आज कितनी अप्रैल है? 4।
तो जो 13 अप्रैल आने वाला है, 13 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक जो है ये चलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये जो है अभ्यास जो है दो देशों के बीच में है ना, ये पूछते हैं जो ये इसको बहुत पूछे जाते हैं अभ्यास को, ठीक है। अभ्यास का नाम क्या है? एकेमी। चलो अगला देखो जरा, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? राजस्थान में। आपने सुना होगा अरावली, अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान से दिल्ली तक फैला है। एक बार ग्रुप सी के पेपर में प्रश्न आया था कि अरावली पर्वत इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली है? तो अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? गुरु शिखर, है ना, माउंट आबू पर है ना। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर सुना होगा, वहीं पे है। तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट है किसी को पता? 1722 मीटर जो इसकी हाइट है राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954। 1954 में ललित कला अकेडमी की स्थापना हुई थी। ललित कला अकेडमी की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो उद्घाटन किया था वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। 1954 में उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, ललित कला अकेडमी है क्या? है? देखो ये जो है आपका जो मतलब कलाकारी होती ना, एक दृश्य कलाकारी बोल सकते हो आप लोग। कलाकारी तो ऐसी भी होती है जैसे इशारों से कोई कर दे या कुछ छुपी हुई होती है। दृश्य कलाकारी मतलब जैसे चित्रकला बनाना या कुछ और चीज़ को बना देना ऐसे करके, या ग्राफिक दिखाना, ऐसी जो कलाकारी होती है उसको मतलब ये बढ़ावा देती है ललित कला अकेडमी। बहुत फेमस है। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी याद रखना। ललित कला अकेडमी का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के किस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ये क्या कहना चाह रहा है जरा सुन लो। भारत में 1969 में बैंकों के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कौन सा चरण था? यानी कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, वो मतलब कौन सा चरण था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का? देखो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के केवल 2 ही चरण हुए, है ना। पहला चरण हुआ था 1969 में, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जो दूसरा चरण हुआ था 1980 में, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें कितने बैंक थे? इसमें 14 बैंक थे और इसमें कितने बैंक थे? 6 बैंक थे। 2 ही बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। टोटल 14 6 20, ठीक है, ठीक है। अभी कितने हैं? 12। अभी कितने हैं? 12। अभी 12 है, उसको पूछेगा अभी नहीं, केवल इसको पूछेगा आपका अभी कितने बैंक है? 12। क्योंकि बीच में क्या हुआ, बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीय क्या कहते हैं क्या हुआ, विलय हुआ। और विलय हो के जो है राष्ट्रीयकृत जो मुख्य बैंक बचे हुए वो 11 ही बचे हुए हैं। क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है ना। तो एसबीआई को उसमें अगर पूछेगा कि एसबीआई सहित, एसबीआई को कहीं पे लिया जाता है राष्ट्रीयकृत बैंक में, कहीं नहीं लिया जाता है, क्योंकि एसबीआई पहले से राष्ट्रीयकृत था, भारत का बैंक है, सरकारी बैंक। तो अगर ऐसे पूछता कि एसबीआई सहित वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है तो 12। और ऐसे पूछता कि एसबीआई को छोड़ के, वो एसबीआई का नाम जरूर लगाएगा वहाँ पे, एसबीआई को छोड़ के कितना है? 11, ठीक है। 2 ही चरण में हुआ था भाई, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था पहले वाला भी, और दूसरा वाला भी इंदिरा गांधी थी। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सांकेतिक भाषा कार्यवाही शुरू की है? पंजाब। तो जो लोग सुन नहीं सकते उनको अगर विधानसभा की कार्यवाही के बारे में पता चलना कि विधानसभा में चल क्या रहा है, तो उसके लिए जो वो क्या किया गया है, सांकेतिक भाषा की कार्यवाही शुरू की है। पहला राज्य बना है कौन? पंजाब। याद रखना, करंट अफेयर्स का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हिंदी भाषा को में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ के? ये पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ के हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं। और किसके लिए मिला इसको? 2024 के लिए, 2024 के लिए मिला है, 2025 में, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है। चलो अगला, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक के अरुगुमन और एरोल डिक्रूज है भाई। देखो इन्होंने क्या किया, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक है ना, जो बड़ी जबरदस्त पुस्तक है। क्या हुआ था कि 1975 में जो भारत की क्या हुई थी, हॉकी पर विजय हुई थी, और हराया किसको था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराया था भारत ने 1975 में। तो उस समय की फोटो इसमें डाली गई है, उस समय की बातें इसमें लिखी गई है, तो उससे संबंधित है। 1975 में भारत ने जो हॉकी विश्व कप जीता था,
उस हॉकी विश्व कप की विजय की जो गाथा है वो इसमें लिखी गई है, किसमें? मार्च ऑफ ग्लोरी में। याद रखना ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता, मार्च ऑफ ग्लोरी किससे संबंधित, पूछता किससे संबंधित है, तो 1975 हॉकी विजय से संबंधित है ये। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान देशों के बाद पहली टीम बनी जापान। देखो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए में। हाँ बिल्कुल सही है, यूएसए में होगा ये 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना 4 साल में, ऐसे ये भी 4 साल में होता है। और ये जापान जो है क्वालिफाई करने वाला देश बन गए। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं बताऊंगा नहीं, पर आ जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी, ठीक है। तो चलो इसके बाद आपका उत्तराखंड।